सबसे पहले हम लोग क्लास में हमेशा वार्म अप भी किया करेंगे। वार्म अप का मतलब ये होता है कि जो आपने पढ़ा है उसको जरूर रिवाइज किया करिए, तो आपको और अच्छा आने लगेगा। आप फॉर्मूला भी नहीं भूलेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नॉन पैरेलल लाइंस आर आल्सो नोन एज स्क्यू लाइंस। तो बच्चों, ये जो स्क्यू लाइंस होती है उनके बीच की जो इक्वेशन आपको पता है, दो लाइंस की इक्वेशन, दिस इज r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 and another equation is r is equal to a2 plus lambda v2 या mu v2। तो ये अगर ये दो इक्वेशंस आपके पास गिवन है, इन दो इक्वेशंस को देख करके आप बता सकते हैं कि दोनों आपस में नॉन पैरेलल है, क्योंकि एक जगह आपके पास b1 है और दूसरी जगह आपके पास b2 है। तो b1 और b2 अगर अलग अलग वेक्टर है तो उसका मतलब वो दो नॉन पैरेलल लाइंस है, और उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो वृंदा ने कल मेरे को बताई थी। दिस इज a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से निकिता को लर्न हो गया है, निखिल को भी लर्न हो गया है, तो सारे बच्चों को ये फॉर्मूला लर्न हो गया है। उस फॉर्मूले को एक बार मैं आपके सामने फिर से लगाता हूं, तो आप देख सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो सभी बच्चे ये जान चुके हैं, और मैंने आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्वेश्चन भी कराया था स्पेशली, और मैंने बताया था ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और बच्चों, आज हम आपके लिए एक खास बात क्या है, क्योंकि मैंने जितने भी पेपर्स देखे बहुत ही कॉमन चीज देखी, वो हर पेपर में जो आपके सामने हमने क्वेश्चन नंबर 6 लगाया है, हर पेपर में क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही कॉमन है। हर पेपर में क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बहुत ही कॉमन है, और क्वेश्चन नंबर 6 को हर बुक में अलग अलग मेथड से करके बताया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सबसे आसान मेथड होता है और इसका जो ऑल्टर मेथड होता है, हम दोनों मेथड आपको फिर से एक बार बता देते हैं। तो रेडी हो जाइए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को हम सबसे पहले आपके लिए क्रॉप करते हैं, एक पेज क्रिएट करते हैं और आपको सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन दैट पासेस थ्रू द 3 पॉइंट। और मैं आपको बता दूं कि जो अगर आप सैंपल टेस्ट पेपर लगा रहे होंगे किसी भी बुक से अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस, आपने उसमें ये क्वेश्चंस जरूर देखे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादातर सेट्स में दिया गया है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये क्वेश्चन मैंने बड़ा कर दिया है, और क्वेश्चन करने का आनंद उठाइए। सबसे पहले हमने आपको क्वेश्चन करने का ये तरीका बता ही रखा है, उसको यूज करिए। कहोगे सर, किसी एक पॉइंट से पास करने वाली अगर हमें प्लेन की इक्वेशन लिखनी हो, किसी एक पॉइंट से पास करने वाली प्लेन की इक्वेशन, तो आप लिखते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट। तो क्या लिखते हैं बेटा उस प्लेन की इक्वेशन? a टाइम्स x माइनस x1 b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1 is equal to 0. This is the equation of a plane passing through a fixed point. ये आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट जरूर पता होना चाहिए, और यहां पर जो ABC होते हैं वो इस प्लेन के नहीं बल्कि इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। ये बात जरूर क्लियर रखिएगा कि ABC इस प्लेन के नहीं होते, बल्कि ABC इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो सभी बच्चे अगर हमारी बात को समझ चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इसी इक्वेशन का यूज करिए। तो सबसे पहले कहेंगे कि हमारा जो प्लेन है वो किससे पास कर रहा है? 1,1, -1 से। तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। इस पॉइंट को बच्चों आप सेटिस्फाई कराइए और आपके पास एक इक्वेशन बन करके तैयार हो जाएगी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सभी बच्चे ध्यान दें, पहली इक्वेशन जो आपके सामने लिखी हुई है। दूसरी इक्वेशन फिर से आप बनाइए। दूसरी इक्वेशन आपको फिर से बनानी है, लेकिन दूसरी इक्वेशन बनाते समय आपको पहली इक्वेशन का इस्तेमाल करना है।
जो पहली इक्वेशन है वही आपकी प्लेन की इक्वेशन है जिसमें मैंने पहला नंबर दिया है, लेकिन ये प्लेन की इक्वेशन आप निकाल तभी सकते हो जब आपको एबीसी पता हो। तो एबीसी को निकालने के लिए हम दो इक्वेशंस और बनाएंगे। हम कहेंगे जो इक्वेशन नंबर 1 है वो किससे पास कर रही है, 6, 4, -5 से इसको पास कराएंगे। तो a टाइम्स 6 - 1, b टाइम्स 4 - 1, c टाइम्स z इक्वल टू 0। ये बच्चों होगी आपकी इक्वेशन 2। अब जो बच्चों इक्वेशन 1 है उसको आप फिर से पास कराएंगे -4, -2, 3 से। बच्चों ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन जो है आपकी 1 नंबर जो है उसको आप फिर से पास कराएंगे -4, -2, -3 से। तो इक्वेशन बनेगी a टाइम्स -4 - 1 प्लस b टाइम्स -2 - 1 प्लस c टाइम्स 3 + 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। तो बच्चों आपके पास पहली, दूसरी और तीसरी इक्वेशन आपके सामने आ गई है। अब आगे काम करना स्टार्ट करिए। आप क्या कहेंगे कि सर इसके दो मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड मैंने आपके सामने अभी जिक्र किया है। अब आप क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को साइमल्टेनियसली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता होगा वो 2 और 3 इक्वेशन में लगा देंगे और उससे उनके पास एबीसी आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। जब एबीसी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकल के आएगा तो उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और हमारे पास प्लेन की इक्वेशन निकल करके आ जाएगी। दिस इज वन ऑफ द मेथड। ध्यान से सुनिएगा, दिस इज वन ऑफ द मेथड जो कुछ बुक्स में यूज किया गया है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो मैंने आपको क्या बताया, इस बात को दोबारा सुनिए। मैंने आपको बताया कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इक्वेशन सिर्फ आपको एबीसी के टर्म्स में ही नजर आएंगी। अब आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के एबीसी निकालेंगे, एबीसी निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा और इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो आपके पास प्लेन की इक्वेशन निकल के आ जाएगी। लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, पूरी इक्वेशन में कॉमन आउट करके 0 में चला जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड। लेकिन आप कहोगे सर इससे आसान कोई मेथड है, क्योंकि ये मेथड तो हमें लग रहा है कि थोड़ा सा टफ है। तो हमने कहा इसका आसान मेथड क्या होता है, वो मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था। अभी मैं आपको दोबारा फिर से चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं कि दूसरा मेथड ये होता है कि आप एक डिटर्मिनेंट फॉर्म कर लो, उसमें लिख लो x - x1, y - y1, z - z1, फिर लिख लो x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो तीसरी x3 - x1, y3 - y1, z3 - z। ये एक दूसरा ऑल्टरनेटिव मेथड है और ये जो ऑल्टरनेटिव मेथड बना है आपके सामने, ये इक्वेशन 1, 2 और 3 से ही बना है। अगर आप ध्यान से देखें, इक्वेशन 1, 2, 3 से मैंने ए बी सी कॉमन लेकर के हटा दिया है और उससे एक डिटर्मिनेंट का फॉर्मेशन कर दिया है। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो ये वैल्यूज वहीं आएंगी जो आपको इक्वेशन 1, 2, 3 में एबीसी को छोड़ करके दिख रही है। समझ में आया निकिता, समझ में आया? यस सर। क्या हुआ, तुम्हारी आवाज धीरे हो गई? मेरी आवाज अभी तक तेज है, तुम्हारी आवाज धीरे है, ऐसा क्यों? सर पढ़ा नहीं है सर 3D। ये पढ़ा नहीं है, ओके। जब पढ़ा नहीं है तो तुम मेरे साथ बनी रहो और इस स्टैंडर्ड को लर्न करो कि कभी भी कोई भी महात्मा आके, कोई भी महापुरुष आकर के तुमसे पूछ ले कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, तो तुम इस बड़े से डिटर्मिनेंट को उसको दिखा देना, वो तुमसे खुश होकर के चला जाएगा। वो कहेगा इसको आता है। क्योंकि आप क्या करोगे, इस डिटर्मिनेंट को जैसी बताओगे इसमें x1 y1 z1 x2 y2 z2 की वैल्यू प्लेस करोगे, तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स आ जाएगा। तुम कहोगे कौन से 3 पॉइंट्स? वो 3 पॉइंट्स मैं आपको दोबारा लिख देता हूं। वो 3 पॉइंट्स देखिए आपकी स्क्रीन में इसी क्वेश्चन में ऊपर लिखे हुए हैं। अगर आप यहाँ पे डाल देंगे वही 3 पॉइंट्स तो आपके पास कुछ इस तरह से बन के आएगा। दिस इज x - 1,
y माइनस 1 z प्लस 1, ठीक है निकिता, 6 Yes, sir, माइनस 1 समझ गए। 4 माइनस 1 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 3 प्लस 1। समझ में ना आने पर आपको चिल्ला चिल्ला के मेरे को बोलना होगा कि सर मेरे को समझ में नहीं आया। ओके, तो अब आपको क्या करना होगा, बहुत ही हल्का काम है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए। और अगर आप में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो डिटर्मिनेंट को भी सॉल्व नहीं करना जानते हैं, तो वो भी हंसी खुशी मेरे को बताएंगे, वो भी मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। तो वृंदा क्या कहती है, उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लोगी? वृंदा चली गई क्या? अरे क्लास में है लेकिन पता नहीं पड़ रहा है, चलो ओके। तो बच्चों इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर लेंगे? यस सर। इसको आप, हाँ इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। दो 3 पॉइंट से पास कर रहा हूं, तो 3 पॉइंट से पास करने वाली प्लेन की इक्वेशन के लिए आपको इस डिटर्मिनेंट को ओपन करना होगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब मैं इससे ज्यादा ताकत इस क्वेश्चन पे नहीं लगाऊंगा, अब मैं उस क्वेश्चन पे ताकत लगाऊंगा जो एग्जैक्टली आपके सैंपल पेपर में दिया हुआ है, ठीक है? तो रेडी हो जाइए। निकिता बेटा तुम्हारे सामने ये जो डिटर्मिनेंट है, कृपया करके इसको लर्न कर लीजिए और ऊपर स्टैंडर्ड डाल दीजिए। दिस रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, सॉरी इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, ठीक है? दिस Yes, इज sir. इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, ठीक है अनुष्का? आर्यन ठीक है? यस सर। ओके ओके, तो सभी बच्चे जान चुके हैं कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स का सर ने शॉर्टकट बता दिया कि सीधे सीधे आप डिटर्मिनेंट को ही लर्न कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं। बच्चों एग्जाम का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने ही वाला है, रेडी हो जाइए। ये आपके सैंपल पेपर में दिया हुआ है। दिस इज शो दैट, क्वेश्चन इज शो दैट द 4 पॉइंट्स, show that the 4 points and 0 1 0 -1 -1, दूसरा पॉइंट है -4 4 4, फिर उसके बाद पॉइंट है 4 5 1, फिर उसके बाद पॉइंट है 3 9 4 आर कोप्लेनर। क्या करना है आपको, शो करना है कि ये चारों पॉइंट्स क्या है, कोप्लेनर है। कैसे करेंगे? क्योंकि सर बहुत इजी है। पहले हम पहले 3 पॉइंट्स को यूज करेंगे और उनको यूज करके हम इक्वेशन ऑफ अ प्लेन निकालेंगे पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, और निकालने के बाद हम चौथा पॉइंट उसमें डाल देंगे। जैसे ही डाल देंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करता है तो वो कोप्लेनर है, अदरवाइज नहीं है। तो बहुत ही जल्दी दुबे जी ने इसका जवाब दिया है। दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग क्या करेंगे, एकदम छोटे बच्चों की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन हमसे एग्जाम में हो जाएगा। क्योंकि भैया जब इतना टाइम है तो फिर भैया आप 80 आउट ऑफ 80 ले ही आइए। मेरे को सभी बच्चों से, चाहे वो बच्चा किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो, इस बार हर बच्चे को मौका मिला है पूरे नंबर लाने का। तो पूरे नंबर हर बच्चे के आ सकते हैं। तो ये आपके पास 4 पॉइंट है। पहले 3 पॉइंट को ऐसे लिख लो निकिता, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। चलो बच्चों 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, ठीक। उसके बाद क्या बताया, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ठीक है भाई। अगला x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, फिर z3 माइनस z1। ये हो गया। तो बच्चों आपके सामने एक सुंदर सा डिटर्मिनेंट बन के तैयार हो गया है। कृपया करके इसको सॉल्व करने की पूरी भरसक प्रयास करें।
कोशिश करें, ताकत लगा दें और मेरे को एक क्वेश्चन बता दें। कोई बच्चा है जिसकी नसों में ये क्वेश्चन बताने की ताकत है? कौन बता सकता है? सबसे पहले आंसर आ रहा है सारांश का। सर बता रहे। तो इन 3 पॉइंट से पास करने वाली प्लेन की इक्वेशन का डिटर्मिनेंट बन गया है। अब आप खुशी खुशी बताइए कि ये इक्वेशन है क्या। ओके, एक बच्चे ने बता दिया जवाब, अभी अभी जस्ट बताया है। ओके, आंसर है इसका 5x माइनस 7y प्लस 11z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक बच्चा कह रहा है ये आया कहां से? कमाल है भाई। देखो बेटा, डिटर्मिनेंट कैसे एक्सप्लेन करते हैं। पहले लिखेंगे x, ब्रैकेट में लिखेंगे 10 माइनस 30, फिर लिखेंगे माइनस टाइम्स y प्लस 1, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 8 और माइनस 20, फिर लिखेंगे z प्लस 1, ब्रैकेट में लिखेंगे और माइनस 24 माइनस 20। ये आ गया। इसको बेटा सॉल्व कर लो, आपके पास ये क्वेश्चन निकल करके आएगी। तो निकिता क्या कहती हो, समझ में आया कि दोबारा बताएं? कहाँ गई तुम? निकिता तुम क्लास से चली गई क्या? देखो निकिता क्लास में ही नहीं है। चलो, उसकी मम्मी की तबीयत भी खराब है। चलो, तो 5x माइनस 7y प्लस 11z प्लस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपकी बन करके चली आई है। अब आपको कोई काम नहीं करना है, आपको जो चौथा पॉइंट है वो चौथा पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है। कौन सा है? 394। अगर 3,9,4 इसको सेटिस्फाई कर जाता है, यानी कि 0 के बराबर आ जाता है ये एक्सप्रेशन, तो ये चारों पॉइंट्स कोप्लेनर है, अदरवाइज नहीं है। चारों पॉइंट्स क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे, अदरवाइज नहीं है। तो जब आप चौथा पॉइंट इसमें डालेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब पॉइंट्स क्या है? कोप्लेनर है। ठीक है ना? तो आप लिख सकते हैं यहां पे क्लियरली द फोर्थ पॉइंट, clearly the fourth point 3,9,4 satisfies the equation, hence points are coplanar, hence points are coplanar। ठीक है? बच्चों ठीक है? बच्चों यस यस सर। ठीक है, ठीक है। निकिता तुम चली गई थी, अभी हम तुमको बुला रहे थे, कहाँ थी तुम? सर नेट चला गया था, यहाँ पे वाईफाई नहीं है सर। अच्छा, वाईफाई नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन तुमको समझ में आया कि दोबारा बताना है? क्योंकि शुभम को आ गया है, समझ हर्षित गए को भी सर। आ गया है। पक्का? यस सर, पक्का समझ गए। अच्छा चलो ठीक है। तो सिर्फ आप बच्चों, आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट लर्न करना है। अगर आप डिटर्मिनेंट लर्न कर लें से आप प्लेन की इक्वेशन, 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन तुरंत बता सकते हैं। लेकिन अब खेद की बात ये है, दुख की बात ये है कि हम आपको बताते हैं कि इसमें आप क्या गलती करोगे। सुनो, पता है आप एग्जाम में क्या लिखने वाले हो? आप लिखोगे x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। उसके बाद पता है आप क्या लिखोगे? उसके बाद लिखोगे आप x2 माइनस x3, y2 माइनस y3, z2 माइनस z3। आप ऐसा लिखना चालू कर दोगे। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि अगर आप डिटर्मिनेंट को ध्यान से देख रहे हैं तो ये जो x1 पॉइंट है
ये जो y1 पॉइंट है, ये जो z1 पॉइंट है, ये क्या है? ये सेम है ऊपर से नीचे तक। इस बात का स्पेशली ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कॉपियां चेक करते समय बच्चे कंफ्यूज होके आखिरी लाइन में कुछ और लिख देते हैं, पहली लाइन में कुछ और लिख देते हैं। ये इस बात का आपको विशेषकर ध्यान देना होगा। तो कृपया करके, मैंने डिटर्मिनेंट को गला फाड़ फाड़ के बार बार चिल्ला के बताया है, तो गलती मत करिएगा। आपके पूरे नंबर आ सकते हैं, आप पूरे नंबर लाने के हकदार हैं, इसलिए उसको जरूर लाइए। और खुशी खुशी एक क्वेश्चन आपको और करना है, वो क्वेश्चन नंबर है 7th क्वेश्चन आपके सामने है, तो देख लीजिए। मैं उस क्वेश्चन को क्रॉप करता हूं आपके सामने, और क्वेश्चन को जस्ट अभी करने ही वाला हूं। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ने का कष्ट करिए। ये क्रॉप ही नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए क्या है। दिस इज फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन दिस। हो गया क्रॉप। तो बच्चों अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। अगला क्वेश्चन वैसे है तो काफी इजी, लेकिन इट डिपेंड्स कि आपने किस लेवल पे जाके कितना पढ़ा है। ये क्वेश्चन है अगला। तो देखो, इस क्वेश्चन का सारांश ने आंसर भेज भी दिया। नहीं, सारांश ने नहीं भेजा, किसी और ने भेजा है। ओके, तो फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ द प्लेन। देखो, ये डायग्राम इतना अच्छा लगता है कि पता नहीं तुम लोग को क्वेश्चन का आंसर बताने का मन करेगा। ये देखो डायग्राम कितना अच्छा है। ये देखो प्लेन, तीनों एक्सिस पे है, कितना अच्छा सा प्लेन। तो क्या पूछ रहा? फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? कोई बच्चा बता सकता है? क्या कहता सर बहुत आसान है। ये पॉइंट है सर 1,0,0, ये पॉइंट है 0,B,0, ये पॉइंट है 0,0,C। तो सर इसकी इक्वेशन होगी x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ अ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। अब आप कहोगे सर, अगर आपको इंटरसेप्ट देखने का इतना ही शौक है, तो आपको सबसे पहले इंडिविजुअल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपको जो इक्वेशन गिवन है, उसमें पहले आपको आरएचएस में क्या बनाना पड़ेगा? 1 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? 1 बनाना पड़ेगा। ध्रुव बेटा थैंक यू, आपका आंसर सही है बेटा। तो देखो बच्चों, मैंने ये डिवाइड कर दिया, ये देखो मैंने 1 बना दिया। अब इसको थोड़ा स्टाइलो फॉर्म में लिखो। स्टाइलो समझते हो ना, वैसे इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो सभी बच्चे देखकर बता सकते हैं कि इसका एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट कितना है? 5/2 यूनिट्स। वाई एक्सिस इंटरसेप्ट कितना है? 5 यूनिट्स। और जेड एक्सिस इंटरसेप्ट कितना है? -5 यूनिट्स। तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन हो चुका है। आपने सारे के सारे इंटरसेप्ट एक झटके में निकाल करके रख दिए। और वैसे भी बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यस सर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं खुशी खुशी। चलिए भाई आगे बढ़े, दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं अब धीरे धीरे। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि दो लाइंस के बीच का एंगल निकालने के लिए आप क्या यूज करेंगे? एक रिलेशन। वो रिलेशन क्या होता है कि अगर आपके पास पहली लाइन की इक्वेशन है a1 प्लस लैम्डा b1, दूसरी लाइन की इक्वेशन है a2 प्लस म्यू b2, तो मैंने बताया था अगर आप इन दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना चाहते हैं, तो ये दो लाइंस जिन दो वेक्टर्स के पैरेलल है, आप उन दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल लीजिए, तो आपके लाइंस के बीच का भी वही एंगल होगा।
तो आपने कहा था पहली लाइन B1 वेक्टर के पैरेलल है और दूसरी लाइन B2 वेक्टर के पैरेलल है, और अगर इनके बीच का एंगल निकालना है तो आप क्या लेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो इस तरीके से आपके पास दो लाइंस के बीच का एंगल निकालने का कंसेप्ट होता है B1 डॉट B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 मॉड ऑफ B2। तो बच्चों आपके सामने आंसर निकल करके आ गया। सिमिलर वे में बच्चों, अगर आपके पास कभी भी दो प्लेन्स की इक्वेशन गिवन हो तो उन दो प्लेन्स के बीच का भी एंगल आप बहुत ही सरलता पूर्वक बता सकते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया करके समझने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूं कि हर लेवल के बच्चे को समझ में आना चाहिए। तो बच्चों अब आपके पास एक प्लेन की इक्वेशन ये गिवन है और दूसरे प्लेन की इक्वेशन आपके पास ये गिवन है। तो निकिता कहेगी कि सर मेरे को ये लगता है कि दो प्लेन्स के बीच का एंगल निकालने के लिए हम इन दो प्लेन्स के नॉर्मल के बीच का एंगल अगर निकाल लें तो जो दो नॉर्मल्स के बीच का एंगल होगा वही दो इन प्लेन्स के बीच का एंगल होगा। तो प्लेन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में आप सभी लोग जानते हैं लिखना, वो होते हैं r डॉट n इज इक्वल टू डी, इस तरह से लिखते हैं। और दूसरे प्लेन की इक्वेशन है r डॉट n2 इज इक्वल टू d2। तो बच्चों आपके पास ये दो प्लेन्स हैं। इन दो प्लेन्स की इक्वेशन के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए कि प्लेन की इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एक लाइन की इक्वेशन आप रिप्रेजेंट करना जानते हैं, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। दो पॉइंट से पास होने वाले लाइन की भी इक्वेशन आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस a। उसी तरीके से अब आपको एक प्लेन की भी जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए, वेक्टर फॉर्म में होती है r डॉट n इज इक्वल टू d, जहां पर n होता है इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। समझ में आया? तो अगर हम इन दो प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना चाहते हैं तो हम इनके दो नॉर्मल वेक्टर्स उनके बीच का एंगल निकालेंगे, और एंगल निकालने का सबसे आसान तरीका आपको आपके सर ने बता रखा है कि आप उन दो वेक्टर्स के बीच का क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो आपके पास उन दो प्लेन्स के बीच का एंगल वही होगा जो उन दो नॉर्मल्स के बीच का एंगल है। तो एंगल वाला कंसेप्ट सभी बच्चों को क्लियर हो गया। कोई ऐसा बच्चा जिसको ना क्लियर हुआ हो वो कृपया करके हाथ खड़ा करे, हम दोबारा उसको बताएंगे। ओके, अरे हाथ तो मेरे को दिखेंगे ही नहीं, कोई हो तो भैया बोल देना। और सबको आता है तो भैया मैं आपको सैंपल पेपर मेरे सामने खुला रखा है, अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप जरा करके चेक कर लो। आ जाओ, देखिए कितने बच्चे कर पाते हैं। आइए, ये क्वेश्चन देखना, अब कई बच्चे नहीं कर पाएंगे, तुम लोग मौज में लेते हो, देखना कर नहीं पाओगे। क्वेश्चन लिखो, स्टार्ट करो। फाइंड द इक्वेशन of plane through the points 3, 4, 2 and 7, 0, 6. Find the equation of a plane passing through the point. ये दो पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं, और एक और प्रॉपर्टी दी है, and is perpendicular to plane 2x minus 5y minus 15 equal to 0। तो बच्चों आप देख सकते हैं आपके सामने, find the equation of a plane through the point 3, 4, 2, 7, 0, 6 and is perpendicular to the plane this। ये करना स्टार्ट करिए, जिसमें है दम वो यहां पे दिखाएगा अपना। देख लो मैंने, अब देखते हैं कितने बच्चे कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले करके बताएगा इस क्वेश्चन को अनुराग। देखिए बच्चों, सभी बच्चे यहाँ पे देखिएगा अनुराग का कमाल। सबसे पहले अनुराग बताएगा, और अनुराग से स्किप होकर के जाएगा आर्यन के पास।
आर्यन से स्किप होके जाएगा कृष्णा के पास, कृष्णा से स्किप होके जाएगा निखिल के पास। देखें इन चारों में कौन बताता है सबसे पहले। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं क्लियर है तो मैं आपको दोबारा बता सकता हूं, दोबारा सुन भी सकते हैं आप। अगर आपको नहीं क्लियर है तो मैंने आपसे पूछा है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ 2 पॉइंट्स। कहोगे सर यहाँ पे अगर 3 पॉइंट्स दे दिए होते तो कितना अच्छा था, 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन हम तुरंत लिख लेते, आपने 2 पॉइंट क्यों दिए हैं? तो हमने कहा एक और भी तो दिया है कंडीशन कि आपका जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो परपेंडिकुलर है किसके, 2x - 5y - 15 = 0। है कोई ऐसा बच्चा जो उस क्वेश्चन का आंसर बता दे आपके सैंपल पेपर में? हाँ देखो निखिल की आवाज आई, आ गई आवाज, मैं रुका हुआ हूँ निखिल, ज्यादा समय ना देते हुए। तो दुबे जी कृपया ध्यान पे दीजिए, क्वेश्चन आपके सर आप सामने। 5x + 2y - 3z = 17 एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, कि दूसरा वाला वेक्टर फॉर्म में? आंसर बेटा आ रहा है बच्चों, उस क्वेश्चन का हम सभी को बता देते हैं। 5x + 2y सर वो - आ गया, 3z मैं वेक्टर - फॉर्म में इसको निकाल दिया था, वो निकाल के वेक्टर फॉर्म में भी निकाल दिया था। अच्छा चलो ठीक है बेटा, ग्रेट। सर देख हमने लेना भी तब भी यही तो कोई। बोला। हाँ हाँ हाँ, एक बच्चे ने और बोला। ठीक है बेटा, धन्यवाद। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। तो सर आप लोग कहोगे सर एक पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन होती है a × x - x1 + b × y - y1 + c × z - z1 = 0। हम सबसे आसान तरीका जो होता है वही लगा के देते हैं, सबसे आसान वे यही है, एक पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन। लेकिन ये जो प्लेन है वो 7, 0, 6 से भी पास करता है, तो भैया पास करा दो। 7 - 3, b 0 - 4, c z - 2 = 0। ठीक है बच्चों, ये आ गया 4a - 4b + 4c = 0। 4 कॉमन लेके हटा दो तो ये बन जाएगा a - b + c = 0। दिस इज इक्वेशन 1। अब बच्चों जो आपका प्लेन है उसमें एबीसी क्या आप लेते हैं? एबीसी इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। और आपको पता होगा कि अगर लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती है तो उनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0 होता है, और प्लेन्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके नॉर्मल्स का डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं उनका प्रोडक्ट 0 होता है। कहने के लिए डॉट प्रोडक्ट। तो आप क्या करोगे, कहोगे सर जो प्लेन है आपका रिक्वायर्ड प्लेन उसमें एबीसी इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है, और ये जो प्लेन है कौन सा प्लेन, इसको नाम दे दो प्लेन नंबर 2। 2 नाम दे दो उसको, हम नाम देना भूल गए थे। जो प्लेन नंबर 2 है और प्लेन नंबर जो 3 है ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर प्लेन नंबर 2 और प्लेन नंबर 3 आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो कर दो 0। तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2 × a - 5 × b, और c वाला कोफिशिएंट ही नहीं है, माइनस, यहाँ पे सभी बच्चे थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, कहां तक हम पहुंचे, a - b + c = 0। और ये जो प्लेन है ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के केस में डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट हमने 0 कर दिया। और जैसे ही 0 कर दिया तो आपके पास यहाँ पर एक रिलेशन आ गया 2a - 5b = 0। अब आप ध्यान से देखिए, एबीसी में आपके पास 2 रिलेशन आ गए, एक इक्वेशन 1 में रखा हुआ है, एक इक्वेशन 4 में रखा हुआ है। अब आप एबीसी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाल लीजिए, और लैम्डा निकालने के बाद उसको इक्वेशन नंबर 2 में डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये एक कॉमन मेथड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। दिस इज वन ऑफ द कॉमन मेथड ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे आसान तरीका होता है सोचने का, क्योंकि मैंने आपको बिगिनिंग में ही बता दिया था कि किसी भी फिक्स पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या है, वो आप लिख लो, और उसी प्लेन को 7, 0, 6 से पास करा दो, तो आपके पास एबीसी में एक इक्वेशन बन जाएगी।
दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए आप कहो कि दो प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो जो आपका रिक्वायर्ड प्लेन है उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है ABC, और जो आपका गिवन प्लेन है उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है 2, -5 और 0, तो उनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट आप 0 कर दोगे, ठीक, क्योंकि आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपके पास AB में एक और रिलेशन बन जाएगा। एक बच्चा कह रहा सर यहाँ से ABC कैसे निकालेंगे, वो भी निकाल के बता दीजिए। जरूर बताते हैं बेटा, देखो A - B + C = 0, और दूसरी इक्वेशन है 2A - 5B + 0C = 0। ऐसे लिख सकते हैं आप। A1 की वैल्यू क्या है, 1, B1 की वैल्यू कितनी है, -1, C1 की वैल्यू कितनी है, 1, A2 की वैल्यू है 2, B2 की वैल्यू है -5, C2 की वैल्यू है 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बेटा कैसे लगाते हो, A/B/C/= लैम्डा, ऐसे लिखते हैं। A के नीचे क्या आता है, B1 C2 - B2 C1, B के नीचे C1 A2 - C2 A1, C के नीचे A1 B2 - A2 B1। ध्यान से देखिए बच्चों, अब आपको A1 B1 C1 सब पता है, यहाँ वैल्यूज पुट कर लीजिए। तो ये आएगा A/5 = B/2 = C/-3 = लैम्डा। अब ध्यान से देखो, क्या तुम्हारे पास ABC इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आ गए, और अगर ABC इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आ गए तो जो आपकी जो सेकंड इक्वेशन जो मैंने टॉप पे लिखी है सेकंड नंबर, वहां पे उठा करके आप वैल्यूज पुट कर दो, ABC इन टर्म्स ऑफ लैम्डा डाल दो, डालते ही आपके पास इक्वेशन हाजिर हो जाएगी। तो हो सकता है आपने किसी और मेथड से किया हो, लेकिन आंसर ऐसे ही निकल के आएगा। और मैंने इस मेथड को इसलिए यूज किया, दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉमन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेथड, क्योंकि हर बच्चे को पता है कि एक फिक्स पॉइंट से प्लास करने वाले प्लेन की इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। वही कंसेप्ट मैंने यूज किया, और कोई भी इसमें टफ सी चीज नहीं अप्लाई की, क्योंकि हर बच्चा ये भी जानते हैं कि परपेंडिकुलर के केस में डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0 होगा। सबसे आसान मेथड। तो से इसी के बहाने आप कंसेप्ट भी जान गए हैं। एक बच्चा एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, वो जेईई मेंस का, लेकिन वो उस क्वेश्चन को इसलिए नहीं कर पा रहा मेरे सॉल्यूशन भेजने के बाद भी, क्योंकि उसको ये ग्राफ नहीं पता है। तो बेटा हम तुमको बता देते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। आपके सामने मैंने एक ग्राफ बनाया जो इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है, अभी मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा। दिस इज द जेईई मेंस क्वेश्चन। y = sin इनवर्स sin x का ग्राफ हर बच्चे को पता होना चाहिए। ये ग्राफ कुछ इस तरह से दिखता है, और इसका पीरियड जो होता है वो 2π होता है। अब ये बच्चा पूछ रहा है, क्या सर आपकी सेटिंग है, आप ग्राफ लर्न कैसे कर रहे हैं, या लाइंस की इक्वेशन आप यूज कैसे कर रहे हैं। तो हमने उसको बताया कि बेटा अगर आप ध्यान देंगे, लाइन या तो y = x के पैरेलल है, या तो लाइन y = -x के पैरेलल है। समझो हमारी बात। तो दो पैरेलल लाइन के स्लोप्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। दो पैरेलल लाइंस के स्लोप क्या होते हैं, स्लोप सेम होते हैं ना। तो बेटा अगर तुमको ध्यान से देखो, इस लाइन की इक्वेशन लिखनी हो, तो क्या तुम इस लाइन की इक्वेशन नहीं लिख पाओगे। इस लाइन की इक्वेशन में एक बात तो तय है कि y = -x के पैरेलल है, तो y = -x लिख दो। अब ये कहां से पास करेगी, पाई से पास कर रही है। अगर पाई से पास कर रही है तो तुम यहां पर पाई ऐड करोगे कि सब्ट्रैक्ट करोगे, कहोगे सर पाई ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि पाई कॉमा 0 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अब ध्यान से इसमें x की जगह पाई डालो तो y 0 डल जाएगा। यानी इस लाइन की इक्वेशन क्या है, -x + पाई। आराम से लिख सकते हो। अरे तुम किसी भी लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो यार। इस लाइन की इक्वेशन लिख लो। कैसे लिखोगे, कहोगे सर ये लाइन जो y = -x टाइप की है, तो -x लिख दो। अब तुम खुद सोचो, इसमें -π लिखें कि +π लिखें। बस ये सोच लेना कि -π पे ये 0 हो जाता है, तो तुम कहोगे सर इसमें -π लिखिए, -x लिखिए। क्या लिखिए, -x -π लिखिए। लिख करके चेक करिए। अब इसमें x की जगह -π डालिए, तो क्या ये 0 हो जाएगा, कहोगे यस सर ये 0 हो जाएगा, क्योंकि -π, 0 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसका मतलब लाइन की इक्वेशन सही है। तो आप
ग्राफ बना के साइन इनवर्स साइन एक्स का किसी भी लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, क्योंकि लाइन या तो y इक्वल टू एक्स के पैरेलल होती है या y इज इक्वल टू माइनस एक्स के पैरेलल होती है, और पीरियड ग्राफ का 2 पाई है। तो बेटा अगर हम तुमसे पूछे कि साइन इनवर्स साइन 3 कहां पर होगा, तो तुम कहोगे सर इस ग्राफ में x की जगह 3 डाल दीजिए। x कहां है? x एक्सिस पे। भाई साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है तो x तो x एक्सिस पे ही होगा ना, तो 3 कहां होगा? सर पाई होता है 3.14, तो 3 कहां होगा? हाँ यहाँ पर होगा 3। बहुत बढ़िया जवाब दिया तुमने। तो 3 पर इसकी बड़ी वैल्यू क्या वैल्यूज आएगी? के लिए नहीं हो पाता सर। हाँ बेटा सर क्या कह रहे? अगर बड़ी वैल्यू है उसके लिए नहीं निकल पाते वैल्यू, उसमें गलत हो जाता है, वो बता दीजिए। कौन सी बड़ी वैल्यू? जैसे सर साइन इनवर्स साइन 10 या 30 है। साइन इनवर्स साइन 10, तो 10 के लिए बेटा खुद सोचो, ग्राफ तुम्हें और एक्सटेंड करना पड़ेगा। साइन इनवर्स साइन 10 बनाना है तो x की जगह 10 आएगा इसमें। अब 10 कहाँ आएगा? वो 2 पाई के आगे आएगा। तो ग्राफ को और ज्यादा एक्सटेंड करके बनाओ। ग्राफ तो आपको पूरा ही बनाना पड़ेगा, उसका कोई इलाज थोड़ी नहीं है। ग्राफ इस तरह से आप बनाते चले जाइए। लाओ मैं छोटी सी कहानी तुम्हारे सामने बना देता हूँ, ये देखो। सर 100 हो चलो जाता है। बनाऊं मैं। कौन सा 100 वाला क्वेश्चन भेजो मेरे को, जरा हम देखें कहाँ आया है, क्योंकि 100 वाला क्वेश्चन अभी तक मैंने किसी एग्जाम में किया ही नहीं है। जरा भेजो। मैक्सिमम मैंने जो किया एग्जाम में वो साइन इनवर्स साइन 10 तक ही किया है, और तुमने जो क्वेश्चन किए भेजा है वो तो 3 पे ही आके खत्म हो जा रहा है। तो कहां से 100 आ गया? अपने मन से क्वेश्चन बना लिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। साइन इनवर्स साइन एक्स और साइन इनवर्स साइन 3 निकालना है, तो y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स में x की जगह 3 डाल दो, तो y इज इक्वल टू पाई माइनस 3 हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म। उसी तरीके से ये cos इनवर्स x का ग्राफ है। देखो तुम्हारी स्क्रीन पे बना हुआ है cos इनवर्स cos x का ग्राफ। हर लाइन की तुम इक्वेशन लिख सकते हो। तो ये देखो ये क्वेश्चन किए हुए हैं। साइन इनवर्स साइन 5 की वैल्यू ये मैंने क्लासरूम में कराया भी है। साइन इनवर्स साइन 5, उसका आंसर है 5 माइनस 2 पाई। कॉस इनवर्स कॉस माइनस 4, ये भी मैंने कराया हुआ है। ये tan इनवर्स tan x का ग्राफ है कि नहीं है? तो ये चीजें हैं। तो जहां पर आपको थ्योरी नोट्स कराए गए हो, आपके जिस भी सर ने थ्योरी नोट्स आपको कराए हो, आप उन थ्योरी नोट्स को फॉलो करिए, उनको देखिए। तो आपको जिसने कराया हो आप उसी को फॉलो करिए, उसी के थ्योरी नोट्स देखिए भाई। तो बच्चों हम लोग आगे अब वो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 मिसलेनियस। आपको सबसे पहले यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। किसके बीच का? एक लाइन और एक प्लेन के बीच का। तो बच्चों अगर आप एक लाइन और प्लेन को बनाने की कोशिश करें तो आपको कुछ शायद डायग्राम क्लियर हो जाए। एक लाइन और प्लेन, यहां पर ये नहीं गिवन है कि लाइन और प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है। यहां पे सबसे पहले सिर्फ यही लिखा है कि आपको डिस्टेंस निकालनी है एक पॉइंट की। किससे? इस इंटरसेक्शन पॉइंट से। ये इंटरसेक्शन पॉइंट किसका है? एक लाइन और एक प्लेन का। लाइन की इक्वेशन बच्चों कहां लिखी है? ये लिखी है। प्लेन की इक्वेशन कहां लिखी है? ये लिखी है। तो आपको लाइन और प्लेन के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? कहोगे सर वेरी इजी। हम क्या करते हैं सर, अगर क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी आती है तो सर हम लाइन की इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में होगी x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b, z माइनस z1 बाय c। ये देखो लाइन की इक्वेशन मैंने कार्टेशियन फॉर्म में लिख ली, ताकि हम इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट एज्यूम कर पाए जिसका नाम है p। तो बता सकते हैं कि ये जनरल पॉइंट p क्या होगा? तुम कहोगे सर 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 2, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया एक जनरल पॉइंट। अब आप क्या कहोगे
कि ये जनरल पॉइंट किस पे लाई करता है, प्लेन पे लाई करता है, तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। प्लेन की इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में आप लिखेंगे तो r की जगह एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप डाल के डॉट ले लेंगे, तो कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी। इस प्लेन की इक्वेशन में आप ये पॉइंट डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 माइनस 5 इक्वल टू 0। सभी बच्चे ध्यान दें, मैंने पॉइंट को इस प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दिया, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए मैंने ऐसा किया। क्या कोई यहां पर बालक है जो बता से यहां पर लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है? कोई बालक? कोई बालक है क्लास में? तो 0 क्या आ रही है? 0 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बालकों ने बताया कि सर यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 0 आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लैम्डा आपका 0 आ गया है तो बच्चों आपका ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकल के आ गया। दिस इज 2, -1, 2। उसके बाद कहोगे सर ये क्वेश्चन तो 2 कौड़ी का हो गया, क्योंकि आपको अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। सर अब तो कोई भी कर लेगा, गली का बच्चा कर लेगा, तो हमने कहा भाई कर लो फिर। सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लीजिए, आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5 का होल स्क्वायर और 2 माइनस माइनस प्लस 10 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आ गया। तो सारांश बेटा क्या आंसर लिखा था तुमने, बता दो भाई, हम भी लिखते हैं। क्या आया? 13। सारांश का आंसर आ गया 13 यूनिट्स। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 13 यूनिट्स है। थैंक यू था सारांश। ओके, क्वेश्चन काफी इजी है, डरिए नहीं, हमारे साथ लगे रहिए, क्वेश्चन हो जाएगा। मैदान छोड़ के गए तो फिर घर पे भी नहीं कर पाएंगे, मैदान मत छोड़िएगा। मैं इससे ज्यादा क्या चिल्लाऊंगा, बता तो रहा हूं, करो हमारे साथ। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कंटिन्यू कर रहा हूं। क्वेश्चन इज वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19, जिसको मैं क्रॉप कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 19। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो एक बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज किया करिए, डायग्राम बनाया करिए, क्वेश्चन होने लगेंगे। सोचा करिए, लाइन के शेप सोचा करिए, कुछ ना कुछ जरूर होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे ये रहा। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ प्लेन दिस एंड दिस। कमाल की बात है, कह रहा एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, वो 1, 2, 3, ठीक है, और लाइन जो है इन दो प्लेन्स के पैरेलल। अब तुम कहोगे सर ये कैसा डायग्राम होगा? हमने कहा तुम प्लेन बनाओ तो पहले अपनी कॉपी में बनाओ, पहले प्लेन कॉपी में। कहोगे सर ये प्लेन बनाने की कोशिश करते हैं, ये प्लेन, ये एक प्लेन हमने बनाया, ठीक है। अब क्या ये दोनों प्लेन आपस में पैरेलल हैं? कहोगे सर नहीं, ये दोनों प्लेन आपस में पैरेलल तो नहीं हो सकते, क्योंकि इनके n1 और n2 अलग अलग है, n1 और n2 अलग अलग है। तो करें क्या अब हम आगे? हमें तो एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पैरेलल है इन दो प्लेन्स। तो तुम कहोगे सर लाइन कहाँ है? हमने कहा ये लाइन है। प्लेन कहाँ है? सर आपके सामने एक प्लेन बनाया हुआ है। प्लेन का नॉर्मल कहाँ है? सर ये प्लेन का नॉर्मल है। उस नॉर्मल वेक्टर को जानते हो? हाँ सर जानते हैं। नॉर्मल वेक्टर है सर b1 = i - j + 2k। ये नॉर्मल वेक्टर है सर, ये है। हमने कहा दूसरा प्लेन कहाँ है?
दूसरा प्लेन कहाँ है? तुमने कहा सर दूसरा प्लेन आप कहीं पे भी बना लीजिए, उसका भी नॉर्मल वेक्टर बना लीजिए। दूसरा भी प्लेन आप कहीं बना लीजिए, उसका भी नॉर्मल वेक्टर बना लीजिए, और बना करके ये सोचिए कि इस लाइन की इक्वेशन को हम कैसे निकालें, क्योंकि लाइन की इक्वेशन को निकालने के लिए एक फिक्स पॉइंट पता होना चाहिए, वो तो पता है, लेकिन ये लाइन जिसके पैरेलल है वो वेक्टर नहीं पता है। दुबे जी ने जवाब दिया। तो दुबे जी आप हमको ये बताएंगे कि हम N1 और N2 का क्या किया आपने आखिर? यस सर। N1 और N2 का आपने किया क्या? सर ये देखिए दोनों दोनों सर पैरेलल है सर, तो इनका जो हाँ। A क्रॉस B होगा सर वो इन दोनों के हाँ। परपेंडिकुलर होगा ना सर। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात है, दुबे जी ने एकदम सही बताया। दुबे जी ने बताया कि अगर हम N1 और N2 का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जो भी वेक्टर आएगा वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा और वो वेक्टर उस लाइन के पैरेलल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझ लो कि अभी आपने एक प्लेन बनाया है, उसका B1 वेक्टर लिखा है, तो आपको क्या इसमें दिखाई नहीं देता कि B1 वेक्टर इस गिवन लाइन के जो कि 1, 2, 3 है उसके परपेंडिकुलर है? कहोगे सर बिल्कुल है। तो इसका मतलब जो दूसरा प्लेन होगा उसका भी कोई नॉर्मल वेक्टर है B2, जिसको आप N2 भी कह सकते हैं, वो भी क्या होगा? अगर हम उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने पर आपके पास क्या आ जाएगा? एक ऐसा वेक्टर आ जाएगा जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए वेक्टर की। और अगर नहीं समझ पा रहे तो फिर से आप डायग्राम देखिए, ये N1 है, ये N2 है। अगर आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो एक ऐसा वेक्टर आएगा जो क्या होगा? इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, है ना? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो प्लेन के पैरेलल होगा, और जो प्लेन के पैरेलल होगा वही आपके काम पे वेक्टर होगा, क्योंकि आपसे लाइन की इक्वेशन पूछी जा रही है। तो कितने बच्चे हैं जो उसको अभी भी समझ में नहीं पाए? कोई ऐसा बच्चा जो समझ ना पाया हो मेरे को भी बता सकता है? मैंने सिर्फ इतना बताया है कि N1 और N2 इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, क्योंकि अगर हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उससे जो वेक्टर आता है वो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा, और अगर परपेंडिकुलर होगा तो वो उस लाइन के पैरेलल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए एक छोटे से डायग्राम में जो हमने बनाया है, N1 वेक्टर का परपेंडिकुलर क्या होगा? तुम कहोगे सर N1 वेक्टर का परपेंडिकुलर तो ये होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें N1 वेक्टर का जो परपेंडिकुलर है, वेक्टर आपने अभी बनाया है, क्या वो उस लाइन के पैरेलल नहीं है? कहोगे सर बिल्कुल पैरेलल है। तो किसका काम करेगा? कहोगे सर ये B वेक्टर का काम करेगा, और A पॉइंट आपको पता ही है, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो जो काम आप दो वेक्टर के लिए सोच रहे हैं पहले वो एक वेक्टर के लिए सोच लीजिए, तो आप दूसरा वेक्टर भी सोच लेंगे। क्यों भाई? वृंदा समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया? ओके, तो बच्चों आप कुछ नहीं करना, अब आप क्वेश्चन खुद से कर लीजिए। आप क्या करिए, N1 क्रॉस N2 निकाल लीजिए, यानी इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, ये काम करेगा वेक्टर B की तरह। और आप जो है लाइन की इक्वेशन लिख दीजिए, R इज इक्वल टू A आपका है ये, प्लस लैम्डा B आपका है N1 क्रॉस N2, और N1 और N2 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। क्वेश्चन हो चुका है।